Okay, so question number 5. D, E, F are respectively the midpoints of the sides AB, BC, CA of a triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. अभी ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों ने ना 9th क्लास के अंदर कर रखा है एंड उसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको ना सिमिलैरिटी क्राइटेरिया करना है. 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया था, बट हियर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी. किस तरह से चेक करते हैं? आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल दे रखा है ABC एंड इस ट्राइंगल के अंदर आपको बेसिकली AB, BC और AC के मिड पॉइंट दे रखे हैं DEF. एंड आपसे पूछा गया है दैट व्हाट इज द रेशियो of the areas of triangle DEF and triangle ABC. अब क्वेश्चन में यही ऑर्डर बोला गया है कि बेसिकली आपको हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो. सो दिस इज यू नीड टू फाइंड एंड इस रेशियो को फाइंड करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करना है. किस तरीके से चेक करना, बट सिमिलैरिटी से भी पहले हमको यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है मिड पॉइंट थ्योरम. अब मिड पॉइंट थ्योरम आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होती है एंड व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम सेज इज कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो ना, तो वो जो लाइन सेगमेंट होती है वो थर्ड साइड की हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है. एंड वो जो DF होगी ना लाइन सेगमेंट, वो हमेशा थर्ड साइड की हाफ भी होती है. ओके, सो दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम एंड मिड पॉइंट थ्योरम के इन दो फैक्ट्स का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. अब कैसे यूज करने वाले ध्यान से देखना. सो यू ऑल कैन क्लियरली सी दैट these D and F are the midpoints of sides AB and AC. सो हम बेटा डायरेक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम. कैसे चेक करना है एक बार के लिए, दैट इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC DF are the midpoints of AB and AC. या फिर आप सीधे ऐसा भी कह सकते हो बाय midpoint theorem, क्योंकि यहाँ पे हमको है ना midpoint theorem को स्टेट करने की जरूरत नहीं है. हमने 9th क्लास का कंसेप्ट पढ़ रखा है, so we can directly just write down this statement that by midpoint theorem DF will be parallel to BC. और अगर बेटा DF BC के पैरेलल है ना, तो E पॉइंट भी BC पे लाई कर रहा है, तो DF will be parallel to BE. Therefore, this DF will be parallel to BE. अब हमको अच्छे से पता है कि ये जो DF होती है ना, ये BC का हाफ भी होती है. This DF is half of BC. तो अगर ये BC का हाफ है और E जो है ये BC का मिड पॉइंट है, तो जो BC का हाफ होगा वो बेसिकली BE के तो बराबर होगा. और अगर ये BE के बराबर है तो ये DF और D आपस में कैसे होनी चाहिए, इक्वल भी तो होनी चाहिए. मतलब DF will be equal to BE. ओके, अब है ना बेटा अगर आप एक यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल BEFD दिख रहा है. इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर DF और BE पैरेलल भी हैं, DF और BE equal भी हैं. So this is another property of a quadrilateral, that is one pair of opposite sides is equal and parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. So we can say therefore BEFD is a parallelogram. अगर बेटा BEFD एक पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली ADEF भी एक पैरेललोग्राम होगा. इस सिमिलर कंसेप्ट है. सो आपको दोबारा से सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट राइट डाउन एज सिमिलरली ADEF इज अ पैरेललोग्राम. सो हमने यहाँ पे ये तो प्रूफ कर दिया कि BEFD और ADEF भी आपके पैरेललोग्राम है, और ये कंसेप्ट हम लोग 9th क्लास में यूज करते हैं जब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है. ओके, अब अगर बेटा ये दोनों पैरेललोग्राम्स है ना, तो आपको पैरेललोग्राम की भी तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. दैट पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, आपके इक्वल होते हैं. सो यू कैन से दैट दिस एंगल B is equal
equal to angle F, because these are opposite angles of parallelogram DBEF, and angle A is equal to angle E, because these angles are also opposite angles of parallelogram ABEF. तो हमारे पास में ये तो प्रूव हो गया कि कौन कौन से एंगल्स किस किसके इक्वल हैं, ये हमें आपसे आराम से पता पड़ रहा है। आप चाहो तो इनको नंबर दे सकते हो 1 1 2 2। अब मैंने ऐसा क्यों करा, बिकॉज मैं इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से करना चाहता हूँ, और जिन दो ट्राइंगल्स के मुझे यहाँ पे एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर तो प्रूव करना पड़ेगा। अगर उनको सिमिलर ही प्रूव नहीं कर पाया तो फिर वो मेरे ज्यादा काम के रहने नहीं वाले कि, बिकॉज थ्योरम 6.6 लगाने के लिए वी नीड टू प्रूव द टू ट्राइंगल्स सिमिलर, देन वी कैन से दैट द ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Now in triangle ABC, okay, triangle का नाम भी अपन थोड़ा अकॉर्डिंगली लेंगे, तो पहले अपन DEF ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल, अब DEF के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या नाम लेना है, ध्यान से देखना। मुझे ये पता है एंगल E जो है ये एंगल A के इक्वल है, और एंगल F जो है वो मेरा एंगल B के इक्वल है। तो D ऑब्वियसली किसके बराबर होने वाला है, C के बराबर होने वाला है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। हम D के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वर्टेक्स लेने वाले हैं C, E के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वर्टेक्स लेने वाले हैं A, एंड F के कॉरस्पॉन्डिंग हम वर्टेक्स लेने वाले हैं B। So we will prove triangle DEF and CAB as similar triangles। आप CAB को ABC मत कर देना, इस चीज का ध्यान रखना। Okay, so in triangle DEF and triangle CAB we can say that angle DEF is equal to angle A, क्योंकि ये दोनों ये आपका पैरेललोग्राम है, and again angle DFE is equal to angle B। आपको सिंपल सा रीजन लिखना चाहिए that opposite angles of a parallelogram। So these are the opposite angles of parallelogram, therefore by A similarity triangle DEF is similar to triangle CAB। अब यहाँ से बेटा हमारे पास ये DEF ट्राइंगल और CAB ट्राइंगल तो सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। Now if the triangles are similar, then we can say that the ratio of their areas। Now while writing the ratio of their areas, मैं बेटा एरिया ABC लिखूं या मैं एरिया ऑफ CAB लिखूं, बात तो बराबर ही है, उसका एरिया तो चेंज होने से रहा। सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बट while finding the area it is not much necessary, क्योंकि मैं ABC का एरिया बोलूं या मैं CAB का एरिया बोलूं, एरिया तो मेरे पास में सेम निकल के आने वाला है। स्टिल मुझे हम लोग एंड में ना रिप्लेस करेंगे, उससे पहले अपन एरिया को फाइंड तो करेंगे पर इनके एरिया का रेशियो आता क्या है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB। अब बेटा यहाँ पे मैं कोई सी भी दो साइड्स का रेशियो का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट मैं बेसिकली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा मिड-पॉइंट थ्योरम के बारे में, क्योंकि जब आप साइड्स का पे रेशियो लिखोगे ना तो उन्हें कैंसिल आउट करने के लिए, साइड्स को आप एक दूसरे से रिलेट करने के लिए आपको मिड-पॉइंट थ्योरम को दोबारा यूज करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे साइड ले लेता हूँ, आप यहाँ पे DE, आप चाहो तो बेटा क्योंकि आपने DF और BC भी ले रखा है तो आप चाहो तो DF भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। आप इसका फिर ऐसा लिख सकते हो दैट इट विल बी इक्वल टू DF अपॉन CB का स्क्वायर। मैंने यहाँ से क्या करा, DF ले ली, यहाँ से मैंने क्या करा CB ले ली। आप CB लिखो कि BC लिखो फर्क नहीं पड़ता, साइड सेम रहती है। ओके, अब हमें पता है बेटा कि DF क्या है, BC का यहाँ पे हाफ है, तो इस DF को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC, एंड दिस विल बिकम हाफ ऑफ BC अपॉन BC का स्क्वायर। BC से BC कट जाएगा बेटा, बचेगा क्या, हाफ। अब हाफ का स्क्वायर आपके पास में कितना होता है, 1/4। सो क्लियरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB का रेशियो कितना आ गया, 1/4 आ गया। आप चाहो तो इस CAB को यहाँ पे ABC भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया जो है बेटा वो तो चेंज होने से रहा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
और अगर आप एबीसी नहीं लिखना चाहते, आप सीएबी लिखना चाहते हो, तो आप इसी को भी नोट डाउन कॉपी डाउन यहाँ पे कर सकते हो। उससे भी आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं कहलाएगा, आपका आंसर उतना ही सही होगा जितना अभी आपका आंसर सही है। तो इस चीज के लिए टेंशन मत करना कि सीएबी लिखें कि एबीसी लिखें, लेकिन जब सिमिलर प्रूफ कर रहे हो तब आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये भी थोड़ा सा नोटिस में रख के काम करना। ओके, सो यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स के आपको एरिया का रेशियो चाहिए था वो कितना आ गया आपके पास में 1/4। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे क्लास 9 के बारे में ना, तो वहां पे भी आपको यही प्रूफ करना होता है कि ये जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया है कंप्लीट ट्राइंगल का कितना निकल के आता है, हमेशा 1/4 ही निकल के आता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। सो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो कंसेप्ट आप लोगों ने बहुत बार इससे पहले भी एक्सरसाइज के अंदर ट्रायंगल्स के अंदर अप्लाई करा है, क्योंकि आपने मीडियंस के बारे में पढ़ाई कर रखी है ऑलरेडी ना, आप 9th क्लास से पढ़ते हुए और आपने इसी इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में 6.3 में आपने खूब बार बात करी है रिगार्डिंग द मीडियंस। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें बोला है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। so यहाँ पे आपको गिवन है दो सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, so this is triangle ABC, this is triangle PQR, and it is given that both the triangles are similar to each other। given triangle ABC is similar to triangle PQR। बेटा दोनों ही ट्रायंगल आपको यहाँ पे सिमिलर दे रखे हैं और आपको प्रूव ये करना है, टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। अब मीडियंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी नहीं है, तो पहले अपने यहाँ पे मीडियंस भी ड्रॉ करेंगे। तो अपन एबीसी के अंदर मीडियन ड्रॉ कर देते हैं एडी, और अपन पीक्यूआर में मीडियन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे पीएम। तो ये आपको प्रूव करना है एडी अपॉन पीएम के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं ना, तो जब ऑलरेडी आपको ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियो है वो उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। ये तो हम थ्योरम 6.6 से वैसे भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ उस चीज को एडी अपॉन पीएम से कैसे रिलेट करना है वो ध्यान से सीखना, बिकॉज एडी और जो पीएम है ना ये ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। लेकिन अगर आप दो छोटे ट्रायंगल्स ऑब्जर्व करते हो, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल पीएमक्यू, उसके अंदर एडी और पीएम आपकी साइड्स कैसे ट्रीट करी जाती है ना। तो बेसिकली अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल्स को या देखना ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, अगर आप इनको सिमिलर प्रूफ कर दोगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और आपने इन ट्रायंगल्स को पहले भी काफी क्वेश्चंस में सिमिलर प्रूफ कर रखा है, आप पीछे ये वीडियो देख सकते हो, हमने उसके भी चीज ऑब्जर्व करी, हमने वहां भी चीज प्रूफ कर रखी है। ओके, सो सबसे पहले अपन यहाँ पे चेक करते हैं कि कैसे आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ध्यान देना कि आपको ये बड़े वाले ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर गिवन है, अगर ये ट्रायंगल्स आपको सिमिलर गिवन है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। ओके, नाउ हमें अच्छे से पता है दैट दिस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। रीजन क्या है, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो कॉर्पोरेटिंग साइड का रेशियो भी बराबर होने वाला है। लेकिन बेटा अगर AB और PM मीडियन है तो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो अपोजिट साइड को हमेशा बाइसेक्ट करती है। तो ये BC किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ BD, और ये QR किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ QM। सो वी कैन रिप्लेस दिस BC एंड QR हियर, और हम कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ जो होगा ये ट्वाइस ऑफ BD अपॉन ट्वाइस ऑफ QM के बराबर होगा। तो 2 से 2 तो कट गया, अल्टीमेटली आपके पास में क्या आया, that AB upon PQ is equal to BD upon QR। इसको आप वन नाम दे सकते हो। ओके, अब जिन दो ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है ना, अपन उसको अब यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करते हैं। देखना कैसे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ,
triangle ABB and triangle PMQ, we can say that AB upon PQ is equal to BD upon QM. AB upon PQ is equal to BD upon QM. इसके अलावा बेटा ये जो एंगल है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा ना, क्योंकि आपको बड़ा रेक्टेंगल सिमिलर दे रखे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो वैसे भी इक्वल होने वाले हैं. तो वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज triangle ABC is similar to triangle PQR. Therefore, by SAS similarity, triangle ABB is similar to triangle PMQ. और आप हमेशा ही इसी तरीके से छोटे छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हो, ये पहली बार नहीं है. दिस नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू आर प्रूविंग दीस टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है ना, आप पहले से इन इस टाइप के ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हुए आ रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना. अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके सिमिलर प्रूव हो चुके हैं, सो वी कैन से देयरफॉर AB upon PQ must be equal to AD upon PM, corresponding sides of similar triangles. AB upon PQ जो होगा ये AD upon PMQ तो बराबर होना चाहिए अगर ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो. ओके, अब है ना अपन बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में कि किस तरीके से हम इनको मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं. नाउ इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, if triangle ABC is similar to triangle PQR, then you can say that area of triangle ABC upon area of triangle PQR must be equal to AB upon PQ का whole square by theorem 6.6. है ना, थ्योरम 6.6 से हम ऐसा कह सकते हैं कि है ना दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपको इसमें इक्वेशन नंबर 2 मार्क करूं तो यहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि AB upon PQ तो AD upon PM के भी बराबर है ना. सो वी कैन रिप्लेस दिस AB upon PQ by AD upon PM. By equation 2 you can say that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AD upon PM का होल स्क्वायर. और यही तो आपको प्रूफ करना था कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उन ट्रायंगल्स की मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के भी बराबर होता है. तो आप देखोगे कि जो चीज आपको प्रूफ करनी थी ना वो तो आपकी एक ही स्टेप में हो जाएगी, और जो आपको वर्क करना पड़ा, पहले हमें वर्क करना पड़ा इस AB अपॉन PQ को AD अपॉन PM के इक्वल बनाने में. और जैसे ही इक्वल बन गई तो हमने तुरंत थ्योरम 6.6 लगाई और हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया. सो दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 6. सो नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना आपकी 9th क्लास में भी देखा होगा. अगर आपने आर्टिशा में भी चुनिंदा क्वेश्चन करे होंगे तो, वैसे तो आई डोंट थिंक करे होंगे, बट इसी क्लास में भी आगे आपके सामने वाला क्वेश्चन आने वाला है, तो एक बार यहीं पे अच्छे से सीख लेना ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए. इसमें बोला गया कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. अब इसके डायग्राम को ध्यान से सीखना बेटा, क्योंकि इसका कुछ बच्चे इसका डायग्राम भी नहीं बना पाते हैं. सो डायग्राम नहीं बनाने के कारण इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं. प्लस में आपने इसका डायग्राम ढंग से बना लिया ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा. किस तरीके से, ध्यान से ऑब्जर्व करना. इसमें आपके पास में स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज आने वाली है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी यूज आने वाली है. अब क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया है कि आपके पास में एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम है ABCD. इस स्क्वायर की एक साइड पे बेटा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है. सो हम इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल BCE. अब सबसे मेन चीज, अगर ये स्क्वायर की साइड पे बनाया गया है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं.
सो अगर मैं यहाँ पे ए बी को स्मॉल ए मानूंगा तो यहाँ पे डी ए भी स्मॉल ए हो जाएगा, सी डी भी स्मॉल ए हो जाएगा और ये बी सी भी यहाँ पे स्मॉल ए हो जाएगा। अब क्योंकि बी सी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी भी तो तीनों साइड बराबर होती है, तो अगर बी सी ए है तो सी ई भी ए हो जाएगी और बी ई भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपके पास में ए हो जाएगी। ये रहा आपका पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर बोला गया इसका जो एरिया है ना ये किसी दूसरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ है, और वो जो दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो कहाँ बनाया गया वो भी ध्यान से देखना, वो इस स्क्वायर की डायगोनल पे बनाया गया है। तो अगर मैं यहाँ से इस स्क्वायर की एक डायगोनल बनाता हूँ AC, तो आपको यहाँ पे इस डायगोनल पे भी एक स्क्वायर बना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। So this is the equilateral triangle described on one of the diagram. अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट क्या है मुझे नहीं पता, बट आप इसको फाइंड कर सकते हो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अगर मुझे बेटा इस डायगोनल की लेंथ यहाँ पे पता पड़ जाए तो जो इस डायगोनल की लेंथ होगी वही हमारे पास में AF और वही हमारे पास में CF की लेंथ होने वाली है, बिकॉज दिस AFC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, है ना। तो सबसे पहले जरा अपन AC निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ √2a होती है तो आप उसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड भी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि √2a होती है तो आप डायरेक्टली उसे लिख भी सकते हो, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यही चीजें है ना बेसिकली क्वेश्चन को लेंथी या शॉर्ट बनाती है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपको पहले से पता है कि the length of the diagonal of a square is √2a, so you can directly write it down here, else you can obtain it using the Pythagoras theorem, because we know that the vertex angle of square is of 90 degree, so triangle ABC will be a right angle triangle. Now in triangle ABC, this AC is the hypotenuse, so this AC square will be equal to AB square plus BC square। AC हमारे पास में नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। This AB is A, तो हो जाएगा A square plus A square because BC is also equal to A। Now this AC square will be equal to 2A square, and जब आप मतलब स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास में BC कितना आ जाएगा √2a, क्योंकि A तो आपका स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। So the length of this diagonal is √2a। अब अगर डायगोनल की लेंथ √2 है तो ये CF और AF के दोनों भी कितने होने वाली है √2a होने वाली है। सो दिस इज √2a एंड दिस AF इज आल्सो इक्वल टू √2a। अब आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि छोटे वाले ट्रायंगल का जो एरिया है ये बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का हाफ है। हम लोगों ने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, सो मे बी इन द फर्स्ट लेक्चर इन द सेकंड लेक्चर मैंने आपको बताया था दैट ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वर्टेक्स एंगल हमेशा 60 डिग्री का होता है। सो ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सो वी कैन डायरेक्टली से दैट ट्रायंगल BEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AFC। इस चीज का ध्यान रखना, बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा since all the equilateral triangles are similar, therefore triangle BEC is similar to triangle AFC। अब अगर बेटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो इनकी कॉर्नरिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। देयरफॉर इसे आप कहते हो बाय थ्योरम 10.6 सॉरी 6.6 एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC विल बी इक्वल टू BE अपॉन AF का होल स्क्वायर। हमें तो किसी भी एक ही साइड का रेशियो, एक ही कॉर्नरिंग साइड का रेशियो चाहिए, तीनों लिक्विड फाइल पर है नहीं क्योंकि वो आम तो बराबर ही है। बेटा BE कितनी है A और AF कितनी है √2a, तो ये आपके पास में हो जाएगा A अपॉन √2a का होल स्क्वायर। A से A कट जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2।
तो यहाँ पे आपके पास में आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एएफसी इज इक्वल टू 1/2 एंड इसका ये तो मतलब है कि बीईसी का जो एरिया है वो एएफसी का क्या है, हाफ है। और अगर डिटेल में देखना है कि इसका मतलब यही है तो एएफसी को वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। हालांकि आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसका लिख सकते हो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एएफसी। और आपको यही प्रूफ करना था कि छोटे वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का हाफ है। सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर as well as Pythagoras theorem, this question is very much important, इस चीज का ध्यान रखना। So now question number 8 and these are the MCQs, but आपके पास में जरूरी है कि एग्जाम क्वेश्चन MCQ बेस्ड आने वाला है। So हमें तो पूरा प्रोसीजर पता ही होना चाहिए ना, आप ऑप्शंस पे नहीं जाने वाले, इस चीज का ध्यान रखना। आपको बोला गया था कि ABC and BDE are two equilateral triangles such that B is the midpoint of BC. So ratio of the areas of the triangles ABC and BDE is, अब बेसिकली आपको यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और BDE। तो पहले अपन इधर ABC बना लेते हैं। इसका डायग्राम ध्यान से देखना बेटा, दिस इज ABC। अब आपको बोला गया है कि D जो है ना वो BC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं D मार्क कर देता हूँ। एंड BDE जो है ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो E पॉइंट आपका दो जगह हो सकता है, या तो कहीं AB पे लाई करेगा नीचे लाई करेगा, तो हमें नहीं पता ना AB पे करेगा नीचे करेगा, तो अपन तो वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं और अपन यहाँ पे BDE ट्रायंगल बना देते हैं। सो दिस इज अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल BDE अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप चाहो तो E पॉइंट को AB पे बना सकते हो, चाहो तो, बट वी आर नॉट श्योर कि E पॉइंट AB पे लाई करता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हम ये मान के हम यही मान के चलेंगे कि E पॉइंट जो है ना आपका AB पे लाई नहीं कर रहा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आपको बेटा ये बोला गया है दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स ABC एंड BDE। नाउ वी नो दैट D इज द मिडपॉइंट ऑफ BC, सो लेट AB इक्वल टू स्मॉल a, AC इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है। अब बेटा अगर D मिडपॉइंट है तो BD आपके पास में कितना हो जाएगा, a/2, क्योंकि BC भी तो आपका a के बराबर होगा, तो BD कितना हो जाएगा आपके पास में a/2 हो जाएगा। अगर BD a/2 है तो DE भी कितना हो जाएगा a/2 और BE भी कितना हो जाएगा a/2। Now why this question is given in an MCQ? Because we know that all the equilateral triangles are similar to each other, so there is no need to prove this again and again, and you can directly write down as area of triangle ABC upon area of triangle BDE, क्योंकि दोनों ही सिमिलर का नहीं है तो हम थ्योरम 6.6 यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे AB अपॉन BD का होल स्क्वायर। अब बेटा AB कितनी हमारे पास में स्मॉल है और BD कितनी हमारे पास में a/2, तो ये आपके पास में हो जाएगा a/2 और इस पूरे का स्क्वायर, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2a अपॉन a का स्क्वायर, a से कट गया, आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा 4/1। सो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज 4/1। अब इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, अगर आप ABC अपॉन BDE के एरिया का रेशियो निकालोगे तो 4/1 आएगा। अगर आपने इसको रिवर्स करा, अगर आपने BDE अपॉन ABC निकाला तो आंसर आपका क्या आएगा 1/4 आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन में पहले कौन सा ट्रायंगल आपको दे रखा है। अगर आपको पहले BDE लिखा हुआ होता तो अपन BDE अपॉन ABC करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास में ABC एंड BDE लिख रखा है, तो हमने इसी ऑर्डर को फॉलो करा है और हमने एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE यहाँ पे फाइंड करा है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ यू विल डू दिस। So now question number 9, the simplest question of this chapter. Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. दो similar triangles बोल रखे हैं आपको, आप उनकी sides का रेशियो दे रखा है 4/9.
what is the area of this triangle? The area of this triangles are in the ratio. आपको ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है। अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है तो मान लो एक ट्राइंगल का नाम है ABC, दूसरे ट्राइंगल का नाम है PQR, और आपको उनकी कोई एक कॉर्सपोंडिंग साइड्स का रेशियो दे रखा है, दैट इज 4/9। तो सिंपली वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR will be equal to 4/9 का स्क्वायर, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर है देन अगेन बाय थ्योरम 6.6 द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो द आंसर विल बी जस्ट 16/81। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये डिफिकल्ट कब हो जाता है या हम इसको डिफिकल्ट कब बना देते हैं, जब हम इसका आंसर क्या लिख देते हैं 81/16 लिख देते हैं। जब आपको ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो 4/9 के फॉर्म में दे रखा है तो आप उसी का ही स्क्वायर करना, क्योंकि हमें उसी ऑर्डर में यहाँ पे आंसर चाहिए। क्योंकि इन केस अगर आपके एमसीक्यू में दो ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं, वैसे तो एमसीक्यूज नहीं आने वाले, बट इन केस 2021 है, पोस्ट कोरोना कुछ भी हो सकता है, अगर आपके पास में ऑप्शन आ जाते हैं 16:81 और आपके पास में एक ऑप्शन आ जाता है 81:16, तो इसी ऑप्शन को करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ओके, सो ये तो काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 6.4। हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, इसका सारे क्वेश्चन हर तरीके से हो गए हैं ना। सो आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा। डाउट है तो आपके पास में वीडियो है, आप आराम से वीडियो देख सकते हो। 4th क्वेश्चन तक का वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है, देन फिर 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन का वीडियो आपके पास में जल्दी आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ठीक है, कल आ जाएगा, चेक कर लेना। बट गो थ्रू जरूर है क्वेश्चन है ना, आप कोशिश करना कि पहले खुद से क्वेश्चन करो, डाउट होता है उसके बाद आपको एक क्वेश्चन खुद से करना, और ये यूट्यूब के लिए भी है। हमेशा क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से ट्राई करा करो, डाउट होने के बाद आपको यूट्यूब के वीडियोस का हेल्प लेनी चाहिए, पहले कभी भी हेल्प मत लेना, ठीक है, क्योंकि सीखने के लिए आपके पास में थ्योरम है और उसके बेस पे एग्जांपल है, तो हमेशा पहले एग्जांपल और थ्योरम सीख के क्वेश्चन खुद से करो, देन उसके बाद में आपको बेसिकली यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो का हेल्प लेनी चाहिए। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखा करो। ओके।